दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब जहां सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में होती है। सभी ये भी जानते हैं कि इस लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ नीतियां हैं जिन्हें हम संविधान कहते हैं। इस संविधान को बनाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो हिंदुस्तान में सब ठीक चल रहा है और इसीलिए वह पांचवी से चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मगर ये बात हर किसी को हजम नहीं होती है। इसलिए हम अपने छात्रों से ये चाहेंगे कि एक बार ये समझें कि क्या सभी कानून सही ढंग से बनाए गए हैं, क्या उनमें कभी कोई संशोधन किए गए और किए गए तो क्या उन्हें माना गया, और क्या इतनी आसानी से भारत देश में कानून मान लिए जाते हैं। ये बात सही है कि चूंकि लोकशाही है इसलिए विरोध तो होगा ही, पर उसके बाद अगर सब कुछ तय हो जाता है, संशोधन नियम बन जाते हैं या कानून बन जाते हैं, तो उन्हें मान लेना चाहिए, ऐसी सामान्य धारणा है। पर क्या ऐसा होता है? इसके लिए 3 उदाहरणों को आपके सामने हम रखना चाहते हैं। पहला कानून है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। आज जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, उस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत से मुस्लिम संगठन और उनके साथ कई दूसरे संगठन भी खड़े होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भारत में वक्फ संशोधन बिल बनाया ही नहीं जाना चाहिए। इसी के पूर्व में NRC और CAA 2 शब्द इसी प्रकार विरोध का सामना कर चुके हैं। बात हमें वक्फ पर ही करनी है, लेकिन पृष्ठभूमि में इन दोनों को समझना अति आवश्यक है, इसलिए इनको समझाया जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अधिनियम में एक परिवर्तन करता है और इसे 2019 में भारतीय संसद के द्वारा 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जो अब कानून है और देश में लागू है। ऐसा ही एक विरोध शाहीन बाग के नाम से हुआ। महीनों लोग शाहीन बाग में बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी संस्थाओं ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस जगह को खाली कर दें। उस समय भी कई ऐसे संगठन जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RJD, TMC और कई मुस्लिम संगठन एक साथ खड़े होकर यह बोलते रहे कि हम CAA और NRC लागू नहीं होने देंगे, यह अलोकतांत्रिक है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने यह समझाने का बहुत प्रयास किया कि CAA का मुसलमानों से और भारतीय राष्ट्रीयता के लोगों से कोई लेना देना है नहीं, मगर उसे समझने के लिए कोई तैयार नहीं था। CAA दरअसल ऐसा कानून था जो ये कहता था कि भारत में जो मुख्यतः 7 धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी हैं, उनमें मुसलमानों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आता है तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। संशोधन इस प्रकार था कि पहले इसमें 11 वर्ष की अवधि तय थी। अब यह कार्य 5 वर्ष के बाद नागरिकता देने का किया जा सकता है। मुसलमानों को इससे अलग रखा गया था। उसका एक तर्क यह दिया गया था कि आसपास के देशों में अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होता है तो उसके पास जाने के लिए विश्व में 56 देश हैं, लेकिन बौद्धों के लिए, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, पारसियों के लिए ऐसा कोई देश नहीं है
जहां पर वे जाएं और उनको सहज रूप से नागरिकता मिल जाए। अब इस बात को मुसलमानों को या मुस्लिम संगठनों को समझाने में भारत में 5 साल लग गए और आज भी बहुत से ऐसे संगठन हैं जो सीएए और एनआरसी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये समझ से परे है। इसी प्रकार सीएए में एक और विरोध किया जाता रहा कि यह मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देने के लिए है। भारत के गृह मंत्री से लेकर सभी लोगों ने इसे समझाने का प्रयास किया कि जिन्हें नागरिकता मिल चुकी है, इस अधिनियम का ही इससे कोई लेना देना नहीं है। पर इस बात को मुसलमानों के जो धर्म गुरु हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, जो मुस्लिम धर्म की ठेकेदार हैं, उन्होंने ये समझा दिया कि चूंकि इसमें मुसलमान शब्द नहीं है, इसलिए इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार के पेपर्स दिखाने के लिए मना कर दिया। ये जुमला बहुत हद तक चलता रहा कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे। आश्चर्य की बात है कि जिस अधिनियम से मुसलमानों का सीधे सीधे कोई लेना देना ही नहीं, भारत की नागरिक मुसलमानों का जिससे कोई संबंध नहीं, जिनसे कोई पेपर मांगा भी नहीं जा रहा, उनको भड़काकर 5 साल तक बरगलाने का काम ये संस्थाएं कैसे कर लेती हैं। और क्यों नहीं मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग आगे आकर इस बात को समझा पाते कि सड़क पर बैठने से होगा क्या। आज सीएए संपूर्ण देश में लागू है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने इसे लागू करने से मना किया है। आज नहीं तो कल उन्हें लागू करना ही होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे उन्हें मानना ही होगा। इसका वे विरोध कर सकते हैं, इसमें संशोधनों की बार बार मांग कर सकते हैं, लेकिन वे इसे मानने से मना नहीं कर सकते। मानवता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें मुसलमानों को भी तरजीह दी जाए, लेकिन उसकी व्यवस्था पहले से है। ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं वे नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, खासकर वे जो बाहर से आए हैं। आप ऐसे कई मुसलमान लोगों को जानते होंगे जिन्होंने भारत में रहकर वह कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिली। पर चूंकि विरोध करना है, इसलिए सीएए का विरोध होता रहा। तो अंतिम शब्द सीएए के लिए यही है कि यह एक ऐसा संशोधन था, एक ऐसा विधेयक और एक ऐसा कानून था जो भारत में दूसरे देश से आने वाले बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और हिंदू लोगों के लिए है। वे यहाँ पर आके 5 वर्ष के अंदर अपनी नागरिकता ले सकते हैं। इसका उस अधिनियम से जो 1955 से लागू है, जिसमें यह अवधि 11 वर्ष की है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं अगले कानून की, जो एनआरसी है। इसी कड़ी में अगला शब्द आता है एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि असम में 1979 से 1985 तक एक उग्र आंदोलन हुआ और वहां के लोगों ने बार बार ये बात कही कि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान यहाँ की जनसांख्यिकी को बदल रहे हैं और उसका इस्तेमाल कांग्रेस और दूसरी पार्टियां चुनावों में जीतने के लिए करती हैं। और चुनाव जीत जाने के बाद ये सभी लोग तमाम ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं जो अपराध से संबंधित हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। इसको लेकर एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के बाद एक संशोधन किया गया जिसमें एक ऐसे रजिस्टर की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें एक बार यह तय किया जाना था कि जो भारत में आ गया वह अब भारतीय नागरिक है, लेकिन आगे से अगर कोई भारत में आता है तो उसे
अवैध अप्रवासी माना जाए। कोई एक सीमा होनी ही चाहिए। उस समय भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इतनी सख्ती नहीं थी और भारत के लोग भी इतने सहिष्णु थे और आज भी हैं कि वे बाहर से आने वाले लोगों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते थे। लेकिन एक ना एक दिन ये घड़ा भरना ही था। इसलिए एनआरसी की आवश्यकता महसूस की गई। आज भी एनआरसी सिर्फ असम में लागू है, इसको पूरे देश में लागू किए जाने का प्रावधान है, लेकिन कब और कैसे लागू करना है ये उन राज्यों पर निर्भर होगा। ये समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि जब असम की पूरी जनसंख्या को दोबारा से लिखकर कागज तय करके 1971 के पहले जितने लोग आ गए उन्हें भारतीय नागरिक माना गया और उसके बाद में जो लोग हैं उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना गया, इसकी सूची जब तैयार की गई तो जो लोग बचे, जो दिख तो रहे थे लेकिन वे 1971 के बाद आए थे, वे करीब करीब 20 लाख लोग थे। यानी कि ये 20 लाख वे लोग थे जो अवैध रूप से भारत में आ गए थे और जिन्हें चिन्हित भी किया गया है। ये संख्या कम नहीं हुई। ये लाखों लोग कल को करोड़ों में बदलते हैं और ये पूरे देश में फैल जाते हैं। और इसके पहले कितने लोग आए और आसाम के रास्ते पूरे देश में फैल गए, इसको जानने और समझने के लिए ही एनआरसी तैयार की गई। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा पूरे देश में किया जाना चाहिए? कम से कम उन्हें चिन्हित तो करें। आज जब भारत की सरकार वोट देने वाले लोगों के पहचान पत्र आधार से लिंक करने की बात कर रही है और करीब करीब 64 करोड़ लोगों की ये लिंकिंग हो भी चुकी है, लोगों ने स्वतः इसे कराया, तो भी इसका विरोध किया जा रहा है। ये कैसी मानसिकता है? आपको भारत में रहना भी है, भारत से आपको फायदे भी चाहिए, लेकिन जब आपसे आपकी पहचान बताने को कहा जाता है तो आप इतना उग्र विरोध करते हैं और यहां तक कि आप रास्तों को जाम कर देते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। आप चाहते हैं कि कानून आपकी मदद करे, लेकिन आप कानून का पालन नहीं करना चाहते। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी का निर्देश दिया और 2019 में आसाम में एनआरसी का प्रकाशन हुआ। जो अंतिम सूची प्रकाशित की गई उसमें 3.3 करोड़ आवेदकों में से 3.1 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि करीब 20 लाख लोग जिनके नाम थे लेकिन वे एनआरसी में शामिल नहीं हुए। उसकी एक प्रक्रिया है, जैसा पूर्व में हमने बताया, क्योंकि वो 1971 से, यानी कि वो 11 वर्ष की अवधि भी पूर्ण कर चुके हैं। ये चुनाव में पहचान पत्र लेकर वोट दे रहे हैं, लेकिन ये वे लोग हैं जो भारतीय नागरिकता के लिए जरूरी कागजात तैयार कराने के लिए निर्णय नहीं ले रहे हैं। आप इनकी मानसिकता को समझने का प्रयास करें। वे आवेदन ही नहीं कर रहे हैं और इसलिए अवैध प्रवासी बने हुए हैं। सारी आहर्ताओं को पूर्ण करने के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, सारे दान और सब्सिडीज का इस्तेमाल कर रहा है, पहचान पत्र हाथ में लेकर वोट दे रहा है, लेकिन वह भारतीय नागरिकता को लेने के लिए आवेदन नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। क्या ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर कोई कार्रवाई करने का प्रयास करे या दूसरे राज्यों में इन्हें चिन्हित करने का प्रयास करे तो उसके बचाव में मुस्लिम संगठन और आश्चर्यजनक रूप से कई राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। और हम पढ़े लिखे लोग भी इसे न समझते हैं न समझाना चाहते हैं। ये आश्चर्यजनक है।
इन दोनों की पृष्ठभूमि में आइए अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक के ऊपर। जैसा मैंने बताया कि जिस समय आपसे बात की जा रही है, बहुत उत्तेजनात्मक रूप से अपनी बात कह रहे हैं बहुत से नेता कि हमें वक्फ के संशोधन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब इस विधेयक की आधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अभी यह प्रस्तावित है। अभी कोई नहीं यह जानता सार्वजनिक रूप से कि इनमें क्या प्रावधान रखे गए। प्रावधानों को अभी पढ़ा भी नहीं गया, समझा भी नहीं गया, लेकिन उसका उग्र विरोध हो रहा है कि वक्फ में किसी भी प्रकार का संशोधन हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे एक समय में सीएए और एनआरसी की बात थी। आइए एक बार वक्फ संशोधनों में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उनके प्रावधानों की जो चर्चा है उसके ऊपर भी बात करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में भारत सरकार ने लाया। दरअसल तो 1995 में संशोधन लाया जा चुका था, लेकिन उसमें भी कुछ प्रावधान है जिसमें ये परिवर्तन किए जाने हैं। इसके प्रमुख प्रावधानों में वक्फ की संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्षों से कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, या गांव के गांव या शहर के शहर, और अचानक एक दिन वक्फ का नोटिस आता है कि साहब ये वक्फ की संपत्ति है। अभी हाल ही में संभल शहर का नाम बहुत अधिक सुना गया। संभल शहर 6 किलोमीटर रेडियस एरिया में बसा है और 9 किलोमीटर रेडियस एरिया का संपूर्ण क्षेत्र वक्फ की संपत्ति के नोटिस के साथ वक्फ ने एक ऐसा नोटिस भेज दिया। एक असद नाम के सज्जन थे जिन्होंने ये कहा कि मैंने इसको वक्फ को दान किया। अब असद कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, उनके पास मालिकाना हक कहां से आया, इसकी जांच जारी है। तो वक्फ का पहला संशोधन ये कहता है कि जो भी संपत्ति वक्फ अपनी संपत्ति कह रहा है, एक बार ये तय किया जाना चाहिए पूरे देश में कि क्या उसकी संपत्ति जिस पर वह दावा कर रहा है वो उसकी है भी या नहीं। दरअसल अभी के प्रावधानों में वक्फ की संपत्ति के ऊपर अगर कोई विवाद है तो उसका अपीलेट ट्रिब्यूनल वक्फ का ही है, और इसमें प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि सामान्य लोग उसमें पिस के मर जाते हैं। और इसमें पिसने वाले और मरने वालों में दूसरे धर्मों के लोग तो हैं ही, मुसलमान स्वयं भी है। तो ऐसा प्रावधान जो उस संपत्ति को की जांच करता हो, पहचान करता हो और उसके प्रबंधन की व्यवस्था करना चाहता हो, उसका क्यों विरोध किया जाना चाहिए, यह समझ से परे है। दूसरा प्रावधान है महिलाओं की भागीदारी। हमारे देश में जितने वोटर पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हर क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन वक्फ की संपत्ति में किसी भी प्रकार महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, और अगर इसे सुनिश्चित किया जा रहा है तो इसका विरोध है। क्यों है ये बात मुसलमान प्रतिनिधि सभाओं से या प्रतिनिधियों से पूछी जानी चाहिए। एक और स्थिति है कि वर्तमान में आज कितनी संपत्ति वक्फ की है, इसे एक बार चिन्हित किया जाना है, क्योंकि इसके बाद संभवतः वह कोई नई संपत्ति पर अपना दावा नहीं ठोकेंगे। इसे तो सुनिश्चित किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि भारत की सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति देश में वक्फ की है। एक ऐसी संस्था जो स्वयं रजिस्टर्ड नहीं है,
एक ऐसी संस्था जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, एक ऐसी संस्था जिसमें किसी प्रकार के कोई सरकारी नुमाइंदे नहीं है। इतनी संपत्ति उसके पास आई कहां से? कौन लोग हैं जो उसे दान कर जाते हैं और उनको दान करने का एंटाइटलमेंट है भी या नहीं, यह सब उसमें जांच किया जाना है। एक और प्रावधान है जिसको लेकर बहुत हायतौबा मचाई जा रही है, वह यह कि उसमें मुसलमानों के अलावा किसी और धर्म के व्यक्ति का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ भी भारत के संविधान के ही चलेगा, वह दूसरे संगठनों की तरह, दूसरी संस्थाओं की तरह ही चलाया जाएगा। अगर भारतीय मंदिरों में, उनकी प्रबंध समितियों में डीएम होते हैं या कोई दूसरे धर्म और वर्ग के लोग होते हैं, तो अगर वक्फ को सरकार के साथ काम करना है तो उसे भारतीय संविधान को मानना चाहिए। बहस इस बात की है कि यह धर्म के खिलाफ है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत धर्म से चलता है या संविधान से चलता है। पहले भी शाहबानो प्रकरण में और कई प्रकरणों में यह देखा गया है कि भारतीय मुसलमान धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर संविधान को खारिज करके धर्म को पकड़ लेते हैं। यह आज तक चलता रहा होगा। गुरुकुल को ऐसा लगता है कि यह ठीक नहीं है। भारत में हिंदुओं की कभी भी यह मंशा नहीं रही। आप किसी भी हिंदू में से अगर पूरे हिंदुस्तान में पूछेंगे कि धर्म पहले या राष्ट्र, तो बेझिझक वो जवाब देगा राष्ट्र। और ऐसी परिस्थिति में ऐसी ही उम्मीद राष्ट्रीय मुस्लिम समाज से भी की जाती है। ये सारे संशोधनों में, प्रावधानों में राष्ट्र प्रथम है। आप सभी से ये उम्मीद है कि इन बातों को गंभीरता से समझें और अपने पास उन लोगों को जो इन मुद्दों पर गलत बातें कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, उन्हें समझाएं। और ऐसे मुसलमान भाइयों और बहनों को समझाएं जो ये मान के चल रहे हैं कि ये उनका विरोध है, क्योंकि उनका यह नासमझी 5 साल 10 साल बाद जैसे सीएए और एनआरसी में धीरे धीरे उनकी समझ आई, लेकिन तब तक वे अपना नुकसान कर चुके थे। जब तक वे देश का नुकसान कर चुके थे, हजारों घंटे उन्होंने काम नहीं किया, स्वयं का नुकसान किया, परिवार का नुकसान किया और आखिरी में देश का नुकसान किया, तो वे अपना नुकसान कर चुके होंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो इन शब्दों को समझ सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। वे अपनी शिक्षा के लिए अपने धर्म गुरुओं की तरफ देखते हैं और अधिकतर धर्म गुरु इस बात का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। ऐसे समय में भारतीय स्कॉलर्स, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वे सही बात जनता तक पहुंचाएं। मैं शिक्षक वर्ग, छात्र वर्ग और सभी लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि ये तीनों शब्दों को समझकर भारतीय समाज में फैलाएंगे। भारतीय समाज में नियम, संशोधन, कानून, यह एक जटिल विषय हमेशा ही रहा है, लेकिन इसको समझना और समझाना उतना कठिन प्रक्रिया नहीं है। हम छोटे छोटे समूहों में उन बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके माध्यम से समाज में इन विषयों को ले जा सकते हैं। धीरे धीरे ही सही वह समाज भी यह समझने लगता है कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सरकार जो भी सुविधाएं दे रही है वह सीधे सीधे हम तक पहुंचती है। आज जब राष्ट्र में न पत्थरबाजी होती है, न दंगे होते हैं और दूसरी तरफ सुविधाएं लगातार मिलती ही जा रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं, तो ये हम सबका दायित्व है
कि हम सब इन बेवजह विरोध करने वाले लोगों का विरोध करें और राष्ट्रवाद को आगे लेके जाएं। आप सभी से यह उम्मीद है कि अगर आपको यह वीडियो बेहतर लगा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।